नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जून 2026 के यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। आज हम एजुकेशन के यूनिट 6 यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के सबसे डरावने लेकिन सबसे ज़रूरी टॉपिक स्टैटिस्टिक्स बेसिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो के बाद सांख्यिकी का डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सांख्यिकी होती क्या है। सांख्यिकी का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो आंकड़ों या डेटा के संग्रहण, संगठन, विश्लेषण और व्याख्या से संबंधित है। संग्रहण यानी उन्हें इकट्ठा करना, संगठन यानी कि उन्हें संगठित करना, उन्हें क्रम से लगाना, कहाँ उनकी किस तरीके से ज़रूरत है, कहाँ सेट बैठते हैं, इस तरीके से लगाना। फिर उनका विश्लेषण करना यानी उनका एनालिसिस करना और फिर उनकी व्याख्या करना। शैक्षिक अनुसंधान में इसका उपयोग छात्रों की उपलब्धि मापने और शोध के परिणामों की वैधता सिद्ध करने के लिए किया जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि सरल शब्दों में अगर हम कहें तो जब हम डेटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उसे व्यवस्थित करते हैं और फिर उसका विश्लेषण करके कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे सांख्यिकी कहते हैं। एजुकेशन रिसर्च में इसका इस्तेमाल बच्चों के रिजल्ट, टीचिंग मेथड्स और सर्वे के डेटा को समझने के लिए होता है। एग्ज़ाम के नज़रिए से अब सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है मापन के स्तर, और इसे याद रखने की ट्रिक है NOIR। यानी कि अगर देखा जाए NOIR, ये इनका क्रम होता है निम्न से उच्च की ओर। ये सबसे निम्न स्तर का मापन होता है और ये सबसे उच्च स्तर का। देखिए, स्टीवंस ने मापन के 4 स्तर बताए हैं जो सांख्यिकी की नींव है। अब सबसे पहला स्तर है नामित यानी नॉमिनल। इसमें केवल वर्गीकरण होता है, यानी कि इसमें सिर्फ नाम या कैटेगरी होती है, जैसे लड़का या लड़की, स्त्री, पुरुष, ग्रामीण और शहरी। फिर आता है क्रमित यानी ऑर्डिनल, श्रेणियों का क्रम देना। यहाँ पे क्या है कि हम सिर्फ रैंक देते हैं, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। इसके बाद आता है अंतराल यानी इंटरवल, समान दूरी लेकिन कोई वास्तविक शून्य नहीं। देखिए, यहाँ दूरी जो है समान होती है, जैसे तापमान होता है, लेकिन यहाँ 0 का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे तापमान हो गया, बुद्धि लब्धि IQ हो गया, इसमें वास्तविक शून्य नहीं होता है। फिर आता है अनुपात यानी रेशियो, इसमें वास्तविक शून्य यानी एब्सोल्यूट 0 होता है, जैसे वजन और लंबाई। ठीक है, अब आते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पर, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आंकड़े पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा आपका मध्यमान यानी मीन, सभी अंकों का औसत। यह सबसे जो है विश्वसनीय माप होती है। ये औसत होता है, यानी कि जैसे 5 नंबरों को 5 बच्चों के नंबर है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। इन पाँचों को जोड़कर और 5 से भाग दे देना, इनका औसत निकाल लेना, ये क्या होता है, मीन होता है। फिर आता है मध्यांक यानी मीडियन, मध्य का बिंदु जो डेटा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कि मध्य का बिंदु जो डेटा को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि यहाँ पे 5 अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इनको अगर 2 बराबर भागों में बांटना है तो 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे और ये बीच का बिंदु मध्यांक कहलाएगा, यानी कि मध्य का अंक यानी कि मीडियन। ठीक है, फिर आता है बहुलांक, वह अंक जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, जैसे कि 1 2 2 3 2
इस तरीके से इस सीरीज में क्या है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हुई है, 2 की, यानी कि ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया हमारा, बहुलांक हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं विचलनशीलता की माप, यानी कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। ये बताते हैं कि डेटा जो है मध्यमान में कितना फैला हुआ है। सबसे पहले इसमें आ जाएगा प्रसार, यानी कि रेंज, उच्चतम और निम्नतम अंक का अंतर, यानी कि जैसे इस सीरीज में सबसे पहला अंक कौन सा है, 1, ये निम्नतम हो गया, और सबसे उच्चतर कौन सा है, इन दोनों के बीच के अंतर का जो प्रसार है, जो अंतर है इन दोनों के बीच का, वही जो है प्रसार यानी रेंज कहलाता है। फिर है चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन, डेटा के वितरण के बीच के 50% हिस्से का माप होता है चतुर्थक विचलन। फिर आता है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, यह सबसे शुद्ध माप है जो बताता है कि अंक औसत से कितनी दूरी पर है। अब आते हैं सामान्य संभाव्यता वक्र पर, यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, NPC। देखिए, यूजीसी नेट परीक्षा के लिए ये सबसे जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब पहले इसकी विशेषता को समझ लीजिए। ये एक घंटी के आकार का होता है, यानी कि बेल शेप्ड होता है। इसमें मीन बराबर मीडियन बराबर मोड, तीनों जो हैं एक ही बिंदु पर होते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 1.00 या 100% होता है। यह सममित यानी कि सिमेट्रिकल होता है। आगे चलते हैं, अब ये देखते हैं, ये है हमारा सामान्य संभाव्यता वक्र। ठीक है, ये देखिए बेल शेप्ड का होता है पूरा ऐसे। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। देखिए, 2 चरों के बीच में संबंध की मात्रा या तो धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक या शून्य या इसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है, धनात्मक क्या होती है, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। ऋणात्मक होती है, एक बढ़े तो दूसरा भी घटे, यानी कि 2 चर हैं, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये हो गया धनात्मक। एक घट रहा है और दूसरा भी घट रहा है, तो ये हो गया ऋणात्मक। और कोई संबंध न होने, 0, यानी कि इसमें कोई संबंध नहीं है इन दोनों का आपस में, तो ये 0 है। और एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, कोई सीमा नहीं है, तो ये है -1.00 से +1.00 के बीच होता है। फिर बात करते हैं प्राचलिक और अप्राचलिक परीक्षण, यानी कि पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण की। देखिए, सबसे पहले आते हैं पैरामेट्रिक। जब डेटा सामान्य रूप से वितरित यानी NPC हो, तो उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, टी टेस्ट, F टेस्ट, एनोवा, पियर्सन कोरिलेशन, ये सभी क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। फिर आते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जब डेटा NPC का पालन न करे या छोटा सैंपल हो, तो क्या कौन कौन से टेस्ट होते हैं, काई स्क्वायर, मॉन विटनी यू टेस्ट, ये होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब इसके माइंड मैप पर चलते हैं, जिसमें आपको सारा जो है एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स बेसिक्स का मापन के स्तर हैं आपके NOIR। देखिए, जैसे मैंने आपका क्रम बताया था, ये सबसे निम्न वाला होता है और ये सबसे उच्च, तो इस तरीके से ये बढ़ते हैं, बढ़ते क्रम में। ठीक है, फिर आती है आपकी वर्णनात्मक सांख्यिकी, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका केंद्रीय प्रवृत्ति में होती है मीन मीडियन मोड, विचलन में आ जाएगा रेंज, SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियांस, वक्रता यानी स्क्वींस और कर्टोसिस। फिर आते हैं आपके अनुमानित सांख्यिकी यानी इन्फर्शियल, इसमें आ जाएगी आपके परिकल्पना परीक्षण, त्रुटियां और टी टेस्ट और एनोवा। फिर आ जाएगा आपका कोरिलेशन यानी संबंध, सहसंबंध, इसमें आ जाएंगे आपके पियर्सन यानी प्राचलिक में आता है, स्पीयरमैन जो अप्राचलिक में आता है। फिर आता है NPC की विशेषताएं, इसमें क्या हो जाएगा, घंटाकार आकृति होती है, मध्य में शून्य विचलन होता है और समरूपता होती है। देखिए, इसमें जो है एक चीज़ छूट गई है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, नोट्स में लिखना
छूट गया है। इसमें आपका एक और टॉपिक आता है टाइप परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना परीक्षण और त्रुटियां। देखिए रिसर्च में जो है दो तरह की गलतियां होती हैं, दो तरह के एरर्स होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर इसे अल्फा से डिनोट करते हैं और टाइप 2 एरर होता है जिसे बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर में क्या होता है, जब हमारी परिकल्पना जो है हाइपोथेसिस सही हो लेकिन उसे गलत मान के रिजेक्ट कर दिया जाए, यानी कि सही हो और रिजेक्ट कर दिया जाए। और टाइप 2 एरर में क्या होता है, जब हमारी हाइपोथेसिस गलत होती है और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो ये टाइप 1 एरर हो जाता है और ये टाइप 2 एरर हो जाता है। ठीक है, बस परिकल्पना परीक्षण के बारे में इतना ही बताना था। अब एक नोट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रो टिप है आपके लिए। परीक्षा में जो है अक्सर टाइप 1 एरर सत्य परिकल्पना को अस्वीकार करना और टाइप 2 एरर यानी गलत परिकल्पना को स्वीकार करना से प्रश्न आते हैं, इसलिए इन्हें विशेष रूप से जो है आपको दोहराना है। तो दोस्तों ये थे आपके सांख्यिकी के वो बेसिक पिलर्स जो यूनिट 6 की तैयारी को मजबूत बनाएंगे। इस माइंड मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रिवीजन में आसानी हो। अगले वीडियो में हम टी टेस्ट और एनोवा जैसे टेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये नोट्स और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने JRF साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।